और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां थाने के सामने युवक का पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का मामला है और पुलिस ने आरोपी सूदखोर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम कैलाश महेश्वरी है। ब्याज और रकम के लिए युवक को परेशान करता था। घर पर जाकर के पत्नी बच्चे के सामने बदसलूकी की थी और ये जयपुर से बड़ी खबर। और आपको बता दें कि घर पर जाकर पत्नी बच्चे के सामने बदसलूकी की गई थी। युवक का पेट्रोल छिड़क करके आत्मदाह करने का मामला है। पुलिस ने आरोपी सूदखोर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम कैलाश महेश्वरी बताया जा रहा है। ब्याज और रकम के लिए युवक को यह परेशान करता था। घर पर जाकर के पत्नी बच्चे के सामने बदसलूकी करता था। युवक का पेट्रोल छिड़क करके आत्मदाह करने का मामला है और पुलिस ने आरोपी सूदखोर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। कैलाश महेश्वरी इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि बार बार दबाव बना रहा था। दीपक चावला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक, बताइए क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि आत्मदाह करने का मामला सामने आया था और अब जो आरोपी है वो भी पकड़ में आया। देखिए, बिल्कुल कैलाश माहेश्वरी इस आरोपी का नाम है और इसने राजेश को बहुत ज्यादा तंग किया था। ये ब्याज का काम करता है, ब्याज से उसको पैसे दिए हुए थे, प्रॉपर्टी का काम दोनों मिलकर करते थे और लगभग 1.5 करोड़ रुपए जो मृतक है उसने इससे लिए थे और 1.5 करोड़ का एक करोड़ 17 लाख रुपए इसको चुका भी चुका था। उसके बावजूद इसका कहना था कि अभी तो मूल जो है वो आना बाकी है, यानी कि पूरे 1.5 करोड़ आना बाकी है, आपने अभी तक ब्याज ही दिया है। तो इस तरह से पिछले 2 महीने का ब्याज की मांग को लेकर नहीं दिया समय पे मृतक ने, तो उसके घर पहुंच गया। उसकी पत्नी बच्चों के सामने उससे लड़ाई करी, जिससे बहुत ज्यादा वो आहत था और थाने में भी वो मृतक जो है वो गया था, लेकिन थाने में उसको लगा कि मेरी सुनवाई नहीं है, तो नेक्स्ट डे ही थाने के परिवार देने के अगले दिन ही उसने थाने के बाहर आत्मदाह कर लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इस पूरे घटनाक्रम में इस व्यक्ति जो तस्वीरों में दिख रहा है, इसका पूरा जो है इन्वॉल्वमेंट है। मेंटली इसने उसको हरेस किया, परेशान किया और आखिरकार पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का नहीं, हत्या के लिए उकसाना और गैर इरादतन हत्या की जो तमाम धारा है उसमें इसको गिरफ्तार किया है। अब फिलहाल इसकी पूछताछ की जा रही है, किस तरह से ये और भी लोगों को क्या ब्याज दे रखा था और भी लोगों को किस तरह से मेंटली टॉर्चर करता है, इन तमाम पहलुओं पर इसकी पूछताछ की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी देने के लिए। और वहीं राजधानी जयपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां कब्रिस्तान में महिलाओं की लाशों से छेड़छाड़ का मामला है। पिछले 5 दिनों से कफन चोरी का यह मामला सामने आ रहा था। महिलाओं की कब्र पर से कफन चोरी हो रहा था। सीसीटीवी में 5 कफन चोर दिखाई दिए हैं और लोगों में अब इस घटना के बाद से काफी गुस्सा है, आक्रोश है और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी फिलहाल लगाया है। तो सीसीटीवी में 5 ऐसे लोग नजर आए हैं जो कि इस दौरान कफन चोरी करते हुए दिखाई देते हैं और कब्रिस्तान में लाशों से छेड़छाड़ का ये मामला है। और इसको लेकर के जैसे ही लोगों को पता चला, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। यहाँ पे डिप्टी साहब भी थे और इंचार्ज साहब भी थे। विधायक साहब ने आके पूरे कब्रिस्तान का दौरा किया और जो इसके अंदर स्थानीय लोगों द्वारा जो कमी बताई गई कि बाउंड्री वाल को ऊपर करवाना है, विधायक साहब ने बाउंड्री वाल का आश्वासन दिया है। कुछ लाइटों की कमी है, उसके लिए भी विधायक साहब ने इनको आश्वासन दिया है। और जो ये सामाजिक तत्व हैं वो शहर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हमारी जयपुर पुलिस के आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में तत्काल प्रभाव से संज्ञान लें, इससे कोई आगे कोई बड़ी घटना घटित ना हो। इस तरीके से इन्होंने 30 तारीख तक कम से कम 5 घरों को खोल दिया। जितने भी घर खुले वो सारे महिलाओं के थे। उनके जो कफन वगैरह थे वो अस्त व्यस्त थे, सारी पट्टियाँ उठाई हुई थी और उनके साथ कब्रों के साथ भी छेड़खानी की गई है। खान के अंदर गेट नंबर 4 पे उन्होंने हमें बताया कि कम से कम 5-6 लोग हैं जो सिड्डी लगा के इस कब्रिस्तान के गेट नंबर 4 से अंदर उन्होंने एंट्री करी है रात को 2 बजे के करीब। शास्त्री नगर थाने के ऊपर वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का फ़ोन आया था और उसके बाद में हमने SHO शास्त्री नगर और ACP शास्त्री नगर को जहाँ के लिए बताया गया था वहाँ कब्रिस्तान के अंदर हमारी टीम गई थी। वहाँ पे जो कब्र है उनको छेड़ने की मतलब उनके ऊपर जो पट्टी वगैरह लगी हुई थी उसको छेड़ने की सूचना थी, लेकिन पुलिस के जाने से ही पहले उन्होंने उसको वापस भी ठीक करना बताया था। उसके बाद में उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर
BNS की धारा 301 के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो आरोपी है उनकी संख्या 4 से लेकर 6 के बीच में बताई जा रही है। तो उनके लिए हमारी हमारी जो टीम है वो CCTV कैमरे वगैरह देखा और कुछ लोगों का उसके अंदर हुलिया आ रहा है। तो हम जल्दी इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जो भी कार्रवाई। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां RCA एडहॉक कमेटी के सदस्यों से मुख्यमंत्री मिले हैं और CM आवास पर कमेटी के सदस्य पहुंचे। कमेटी के नवनियुक्त सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की है, क्रिकेट गतिविधियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। वहीं युवा खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित करने की भी बात कही गई है। तो जयपुर से जानकारी, जहां क्रिकेट गतिविधियों को बढ़ावा देने पर प्रतिबद्धता जताई गई, युवा खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। और RCA एडहॉक कमेटी के सदस्यों से इस दौरान मुख्यमंत्री मिले हैं। CM आवास पर कमेटी के सदस्य पहुंचे। वहीं जयपुर हाईकोर्ट में SI भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर के सुनवाई हुई। पेपर लीक के आरोपों को लेकर मांग की जा रही है कि इन भर्तियों को रद्द किया जाए, लेकिन कोर्ट में सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो भर्ती रद्द करने के मूड में नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। SI भर्ती पर विवाद, हाईकोर्ट में स्थिति साफ, पेपर लीक की जांच जारी, भर्ती रद्द करना जल्दबाजी। राजस्थान की बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने साफ किया कि वो इस परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का कहना है कि जांच अभी जारी है, ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मामले में SIT गहन जांच कर रही है और पूरे रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद ही FIR दर्ज की गई है। उसमें यस बोल दिया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भर्ती को रद्द करना प्रीमैच्योर होगा, प्रतिकरण चल रहा है और जो भी हमने हटाए हैं उन जो भी हटाए हैं 60 लोगों को, उन सीटों को खाली मानते हुए आगामी भर्ती में जोड़ दिया जाए और जो भी प्रभावित पक्ष है उन्हें एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए। कुल मिला के सारांश यह है कि भर्ती को सरकार रद्द नहीं कर रही है, इसको बहुत जल्दबाजी मान रही है। बोल रहे हैं SIT VK सिंह साहब ने भी जो पिछले अपनी रिपोर्ट थी उससे अलग बोलते हुए ये कहा है कि प्रमुख गिरफ्तारियां जो है वह हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां और बाकी है और हम प्रतिकरण करने की हम कर सकते हैं प्रतिकरण, हमें और समय दिया जाना चाहिए। कोर्ट में सरकार ने कहा कि सरकार भर्ती पर रद्द करने के पक्ष में नहीं है। SIT पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। SIT की जांच सही दिशा में बढ़ रही है। कई दोषियों की गिरफ्तारी की गई है। भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी। पूरे रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद ही FIR हुई। हाईकोर्ट में सरकार के जवाब से एक और जहां चयनित अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली, वहीं परीक्षा की वैधता पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ताओं ने SIT की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। पहले सरकार ने SOG ने जांच कराई कि इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। SOG ने खुद की चार्जशीट में ये कहा कि ये पेपर लीक हुआ है, इसे रद्द किया जाए। AG ने भी ये कहा, PHQ ने भी ये कहा और सब कैबिनेट कमेटी ने भी कहा कि ये भर्ती दूषित है और इसको रद्द किया जाए। आज जब सुनवाई थी इस भर्ती को लेकर, तो आज कहीं ना कहीं जो सरकार का जो पक्ष था, सब कैबिनेट कमेटी का जो पक्ष था, SOG का जो पक्ष था, दोनों ने अपनी रिपोर्ट बदली है। SOG कह रही है कि हमने 52 लोगों को पकड़ा है और जो प्रमुख लोग हैं और भी लोगों को पकड़ेंगे और आगे हम इनको अलग कर देंगे। और सब कैबिनेट कमेटी ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, SIT हमारी जांच कर रही है। आज भजनलाल सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करा है, धोखा करा है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर मंत्री जोगाराम पटेल से जब सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि जब आपने सरकार का रुख कोर्ट में देख ही लिया है तो फिर ऐसे में अब सवाल रह ही क्या गया। जो न्यायालय में आ गया, न्यायालय में जो विचाराधीन है और न्यायालय ने एडजॉर्न करके 7 तारीख रखी है पक्षों के निवेदन पर, तब तक हमको इंतजार करना चाहिए इस विषय में। सरकार का रुख तो साफ है तो फिर प्रश्न नहीं कोई पूछने का। SOG के ADG के हाईकोर्ट के अंदर बयान हुए जिसमें SOG के ADG ने कहा कि व्यापक स्तर पर धांधली हुई है, 500 ज़्यादा फर्जी इसके अंदर है 859 में से। PHQ ने कहा, AAG ने कहा और उप समिति भी मान रही थी। आज अचानक उप समिति को क्या हो गया कि सरकार को ये जवाब पेश करना पड़ा। और सरकार एक बात और भी कह रही है
कह रही उप समिति कह रही भर्ती रद्द नहीं करेंगे। हाईकोर्ट में सरकार ने ये भी जानकारी दी कि एक सब कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में यही सुझाव दिया गया है कि परीक्षा को रद्द न किया जाए। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है। हालांकि सरकार के रुख से स्पष्ट है कि वो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग की 7 से 10 जुलाई 2025 तक होने वाली 6 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का आयोजन अजमेर जिले में किया जाएगा। इन परीक्षाओं में कुल 9000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और आयोग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी करते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की। 7 जुलाई को टेक्निकल असिस्टेंट, जियोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट की जो परीक्षाएं हैं वो होंगी। 8 जुलाई को जूनियर केमिस्ट और असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर की परीक्षा आयोजित होंगी। वहीं 9 जुलाई को असिस्टेंट डायरेक्टर की 2 पारी में परीक्षाएं होंगी। वहीं 10 जुलाई को रिसर्च असिस्टेंट परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे। वहीं अजमेर में एडीए की कार्रवाई का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एडीए ने लाखों के मकान को चंद सेकंड में जमींदोज कर दिया। हालांकि एडीए की इस कार्रवाई को लेकर के पक्षपात के आरोप भी लग रहे हैं। अजमेर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां चंद सेकंड में ही 40 लाख का मकान जमींदोज हो गया। यह तस्वीर जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। दरअसल अजमेर के लोहागल क्षेत्र की यह तस्वीर है, जहां अजमेर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। दरअसल एडीए की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर कबीर गार्डन बना लिया था। बिना नक्शा पास बने निर्माण की शिकायत 6 महीने पहले की गई थी, लेकिन मुख्य सचिव के निर्देशों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर है। इस तस्वीर में नजर आ रहे एक वैध मकान को महज 1.5 महीने में ही एडीए ने ध्वस्त कर दिया। पीड़ित शालू के पिता मुरारी का आरोप है कि एडीए रसूखदारों को संरक्षण दे रहा है, जबकि आमजन पर कठोर कार्रवाई कर रहा है। इस मामले ने प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में इस पर काफी नाराजगी है। अब पीड़ित पक्ष ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। वहीं बांसवाड़ा में महिला पर तलवार से दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया गया। हमले में बुरी तरह से घायल महिला की अस्पताल में मौत हो गई। हमलावर बड़ी ही आसानी से हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान में जुट चुकी है। बांसवाड़ा में महिला पर हमले का खौफनाक वीडियो सामने आया। महिला पर तलवार से दिन दहाड़े हमला किया गया, जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई। महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। महिला का नाम लीला ताबियार बताया जा रहा है। खौफनाक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक शख्स कार में सवार होकर आता है और तलवार लेकर कार से बाहर निकलता है। वहीं महिला जिस पर हमला किया गया वो चौराहे पर ही खड़ी होती है। हमलावर की महिला से कुछ बात होती है। इसके बाद हमलावर महिला पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। उसके पूर्व प्रेमी महिपाल भगोरा जो वहां पर आया, उसने एक तलवार से उसके पेट पे वार किया, जिससे महिला चोटिल हो गई और अस्पताल ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। हालांकि उसकी कार पुलिस ने जब्त कर ली है और हमलावर की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। सांप और चूहे की दुश्मनी की तस्वीरें तो आपने कई बार देखी होंगी, जहां सांप के डर के मारे चूहे बिलों में घुस जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सांप और चूहे को एक साथ देखा है, जहां सांप चूहे का भक्षक नहीं बल्कि रक्षक बनाए? जी हां, कोटा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक चूहे की जान पर जब बन आई तो उसने सांप के ऊपर बैठ करके ही अपनी जान बचाई। ये तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में आप ये जो है अलग तस्वीर आप देख सकते हैं, अद्भुत नजारा देख सकते हैं। दरअसल कोटा के रानपुरा में एक वेयरहाउस के टैंक में करीब 6 फीट लंबा कोबरा गिर गया। जब लोगों ने वहां जाकर के देखा तो कोबरा सांप पानी से भरे टैंक में गिरा हुआ था और उसका आधा शरीर पानी की सतह पर तैर रहा था। उसके शरीर पर एक चूहे का बच्चा बैठा हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और डॉक्टर डे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जरा दिखाते हैं आपको। देश के लोग दूसरे राज्यों में जाकर भी अपना उपचार
करा सके। योजना से प्रतिदिन 8,000 मरीजों को 9 करोड़ से अधिक राशि का उपचार मिल रहा है। अब इस योजना के लिए हमने 3,500 करोड़ रुपए डेडिकेट मां कोष गठित कर दिया गया है। पिछली सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। पूर्ववर्ती सरकार के पहले एक वर्ष में एक भी, मैं ये तुलना बता रहा हूं, उनको बड़ी नाराजगी लगती। जब मैं 1.5 साल बना 5 साल कहता हूं। कुछ चीजें हैं जो मैं बता सकता हूं। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बताई, आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी बताना चाहता हूं। एक वर्ष में एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत नहीं हुआ था। पहले एक वर्ष में उन्होंने कुछ नहीं किया। ना ही किसी नई पीएचसी, सीएचसी व उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की गई। जबकि हमारी सरकार में हमने 1.5 साल में 19 नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए, 49 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया, 10 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की और 43 पीएचसी का सीएचसी में क्रमोन्नत किया। साथ ही 47 उपजिला चिकित्सालय, 12 जिला अस्पताल, 8 सैटेलाइट अस्पताल, 6 नवीन ट्रॉमा सेंटर खोले। इसी प्रकार उन्होंने पहले एक साल में बेड की संख्या 50 बेड की वृद्धि की, जबकि हमने 1,416 नए बेड बढ़ाए हैं। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि जब काम होता है, काम करते हैं, तो उनकी स्थिति अपने आप स्पष्टता से दिखती है। गत सरकार ने युवाओं से भी छल किया, उनके पेपर लीक रिकॉर्ड और समय पर भर्तियां नहीं की। हमने चिकित्सा में 24,000 से अधिक, माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे, हमने 24,000 से अधिक भर्तियां की हैं। करीब 26,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। जबकि पूर्ववर्ती सरकार के पहले वर्ष में चिकित्सा विभाग में अराजपत्रित वर्ग में मात्र 112 नियुक्तियां की गई थी। हमारी सरकार ने पिछले एक साल में 5 नए मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किए। इस बार टोंक एवं जैसलमेर के मेडिकल कॉलेज को भी प्रारंभ हो जाएंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने आरयूएचएस अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, जबकि वो इतना बढ़िया है। हमारे यहाँ 700 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रिम्स को विकसित करने का काम भी हम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि कई बार मैंने देखा है कि उसमें डॉक्टरों की नियुक्ति करते हैं। क्या होता है उसमें, भैया 5-6 किलोमीटर है, आपको क्या परेशानी होती है। लेकिन हमें देखना चाहिए हमारे ये हॉस्पिटल, आज की स्थिति अगर हमारी एसएमएस की हम देखते हैं तो ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। सबसे अच्छी इसमें सुविधाएं हैं। निश्चित रूप से हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान के नहीं, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के मरीज भी इसमें आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हमें और हम कितना कर सकते हैं। एसएमएस अस्पताल में प्रतिदिन 15,000 रोगियों का भार होता है। रिम्स से ये भार कम होगा अगर हम उसको ठीक प्रकार से करेंगे। संकल्प पत्र के वादे को पूरा करते हुए हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया है। इसके तहत 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने अब तक 357 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले हैं और चालू वित्तीय वर्ष में 148 खोलेंगे। प्रदेश में कुल 20,348 स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। अब तक 11,655 से अधिक चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें योग, वेलनेस गतिविधियां भी शामिल हैं। हम मां वाउचर योजना शुरू कर गांव कस्बों में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमने राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन लागू कर इसमें विभिन्न गतिविधियों एवं नवाचार शामिल किए हैं। ऑनलाइन हेल्थ रिकॉर्ड के लिए आप रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा। बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।